हेलो फ्रेंड्स, आज का संपादकीय डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की गति से बोला जाएगा। सो चलिए दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अंततः यह आशंका सही सिद्ध हुई कि चीन के साथ व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर को पार कर सकता है। ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं कि बीते वर्ष भारत चीन के बीच 135 अरब डॉलर का जो द्विपक्षीय कारोबार हुआ, उसमें जहां चीन से होने वाला आयात 118 अरब डॉलर रहा, वहीं भारत की ओर से उसे किया जाना वाला निर्यात 17 अरब डॉलर तक ही सीमित रहा। यह पहली बार है जब चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया। यह इसलिए विशेष चिंता का विषय है क्योंकि ऐसा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के बाद भी हुआ। इसका सीधा अर्थ है कि इसकी गहन समीक्षा करनी होगी कि ये दोनों अभियान अपेक्षा पर खरे क्यों नहीं उतर पा रहे हैं। इसी के साथ यह भी देखना होगा कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी पीएलआई स्कीम वांछित परिणाम क्यों नहीं दे पा रही है। चीन जिस तरह भारतीय हितों को चोट पहुंचाने के साथ सीमा पर आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं, उसे देखते हुए यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है कि वहाँ से आने वाली सामग्री पर निर्भरता कम की जाए। पैरा निस्संदेह जहाँ सरकार को यह देखना होगा कि चीन से व्यापार घाटा बढ़ता क्यों जा रहा है, वहीं उद्योग जगत को भी यह समझना होगा कि इस घाटे के लिए एक बड़ी हद तक वही जिम्मेदार है। हमारी उद्योग जगत को चीनी वस्तुओं पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए कमर कसनी होगी। समझना कठिन है कि जिस तरह खिलौना उद्योग में चीन के प्रभुत्व को चुनौती दी गई, उसी तरह अन्य क्षेत्रों में क्यों नहीं दी जा सकती, और वह भी ऐसे समय जब विश्व के अनेक देश चीनी उत्पादों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। अच्छा हो कि भारतीय उद्योगपति इस अवसर का लाभ उठाएं। वे ऐसा करने में तभी सक्षम हो सकते हैं जब तकनीक का उपयोग करने के साथ अपनी उत्पादकता बढ़ाने और साथ ही अपने उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने पर अतिरिक्त ध्यान देंगे। यदि भारत को वास्तव में विकसित देश बनना है तो एक ओर जहां चीनी उत्पादों पर निर्भरता कम करनी होगी, वहीं दूसरी ओर विश्व बाजार में उसके उत्पादों से प्रतिस्पर्धा भी करनी होगी। इसका कोई औचित्य नहीं कि भारतीय उद्योगपति वे वस्तुएं भी चीन से मंगाएं जिन्हें
देश में बनाया जा सकता है। यह ध्यान रहे कि एक समय दवाओं में उपयोग होने वाला कच्चा माल यानी एपीआई भारत में ही तैयार होता था, लेकिन धीरे धीरे वह चीन में बनने लगा और फिर भारतीय फार्मा उद्योग उसे वहीं से मंगाने लगा। आज स्थिति यह है कि हमारा फार्मा उद्योग चीनी एपीआई पर निर्भर है। यह समझ आता है कि कच्चा माल चीन से आए, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं कि तैयार माल भी वहीं से आए। पैरा उत्तराखंड में फर्जी डिग्री के बल पर नौकरी पाना और चिकित्सा जैसे पेशे में कथित तौर सेवा देना बेहद चिंताजनक है। उत्तराखंड में इस तरह के एक के बाद एक मामलों के सामने आने से पूरी प्रशासनिक कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। उत्तराखंड में सबसे पहले फर्जी डिग्री का मामला शिक्षकों का आया था। इसमें बड़ी संख्या में फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षक के रूप में नियुक्ति पाने की शिकायतें सामने आई। मामले की जांच में शिकायतों की पुष्टि हुई। इसके बाद से ही एसआरटी इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। अब बीएमएस की फर्जी डिग्री बेचने और इसके आधार पर क्लिनिक चलाने वालों का मामला सामने आया है। ऐसा नहीं है कि यह इस तरह का पहला मामला है। वर्ष 2021 में स्वयं भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड ऐसी फर्जी डिग्री के आधार पर प्रैक्टिस करने वालों को पकड़ चुका है। साफ है कि प्रदेश में भर्ती और प्रमाण पत्रों को जांचने की प्रक्रिया में लापरवाही बरती जा रही है। इसलिए फर्जी डिग्री बनाने वालों को उत्तराखंड सुरक्षित ठिकाना महसूस हो रहा है। फर्जी डिग्री लेकर शिक्षक बनने वाला अपने विद्यार्थियों को क्या शिक्षा दे सकता है, जिस विषय का उसे पूरा ज्ञान स्वयं नहीं है, वह दूसरे को क्या पढ़ाएगा। इसी प्रकार फर्जी डिग्री लेकर प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सक मरीजों का इलाज किस प्रकार करेंगे। अनाड़ी द्वारा किया गया इलाज मरीज पर भारी ही पड़ेगा। देखने में आया है कि इस तरह के मामलों में आरोपितों या दोषियों को नौकरी से हटाकर या अर्थदंड लेकर छोड़ दिया जाता है। इससे न तो फर्जी डिग्री बनाने वालों पर खास असर पड़ रहा है और न ही डिग्री लेने वालों पर। सरकार को चाहिए कि वह इस पर रोक लगाने के लिए डिग्री बनाने वाले व इस्तेमाल करने वालों के लिए कड़े दंड का प्राविधान करे। स्टॉप।
दोस्तों डिक्टेशन अच्छा लगा तो लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।